हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, बात करेंगे आज हम लोग डार्विन के बारे में और डार्विनवाद के बारे में, और थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे कि डार्विन और लैमार्क दोनों में क्या डिफरेंस थे और दोनों के विचार कैसे थे, क्योंकि दोनों एक ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हैं या ऐसे खोज करता है, ऐसे शोध करता है जिनके बारे में जानना या समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उनके विचार औरों से बिल्कुल अलग होते हैं। तो पहले थोड़ा सा डार्विन के बारे में जानते हैं, क्योंकि लेमार्क के बारे में पिछले क्लास में हमने बताया था आपको, भली बात ही। अब जानना हमें क्या है डार्विन के बारे में, और डार्विन को जब हम बता देंगे आपको, तो डार्विन और लेमार्क दोनों के साथ कंपैरिजन करके हम आपको बताएंगे कि दोनों से निकल के क्या तथ्य सामने आता है। पहले हम लोग जानेंगे आज के डार्विन की क्लास में, ठीक है, डार्विनवाद के बारे में। डार्विन को क्लास स्टार्ट करने से पहले हम डार्विन के बारे में कुछ बातें चाहेंगे कि कुछ बातें करें हम लोग इनके बारे में, क्योंकि डार्विन के बारे में बातें कुछ करेंगे तो ही समझ में आएगा कि डार्विन कैसा इंसान था और सोचने का तरीका इनका क्या था। बात कीजिएगा स्टार्टिंग, जिस समय डार्विन की स्टार्टअप हुई, डार्विन जिस समय एंट्री किए इस दुनिया में, वो एक सामान्य रूप में एक सामान्य परिवार से थे। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने पढ़ाई करा, बहुत मेहनत किए, और मेहनत करने के बाद क्या हो गया, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचे कि उनके मन में इच्छा थी, वो प्रकृति के प्रति थोड़ा सा ज्यादा लगाव रखते थे। तो उनके मन में था कि हम क्या बनेंगे कि डॉक्टर बन जाए, तो डॉक्टर के क्षेत्र में बनने की कोशिश की। उन्होंने मेडिकल क्वालिफाई भी करा, मेडिकल में उन्होंने पढ़ाई भी किया, कुछ दिनों तक मेडिकल के साथ रहा भी। लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके प्रकृति के साथ ज्यादा लगाव था, इस वजह से वो प्रकृति के लगाव के कारण उसे कि जीव जंतु या अन्य के जानवरों के बारे में या फिर जीवों की आपकी इलाज करने में कुछ ज्यादा दिमाग चलता नहीं था उनका। उनके दिमाग में बेचैनी सा रहता था। वो सोचे यार मैं कहाँ आके फंस गया। कभी कभी क्या होता है कि आपके मन मुताबिक कोई काम नहीं होता है तो आपको मजा नहीं आता, तो वही उसके साथ उनके साथ भी हो रहा था। डार्विन बेचारे काम करने के लिए तो कर रहे थे मेडिकल डिपार्टमेंट में, लेकिन उनको मजा नहीं आ रहा था। मजा आएगा भी कैसे, क्योंकि उनका दिमाग तो प्रकृति के तरफ है। तो प्रकृति के झुकाव के कारण क्या हुआ कि वो कहे कि भाई अब हमसे नहीं होने वाला है। उन्होंने लास्ट में क्या करी, जब देखा कि बैलेंस बिगड़ रहा है, मेरे से नहीं हो पाएगा, तो उसने छोड़ दिया। उसने क्या कर दिया, कहा कि मैं अपने जो गोल है, अपनी जो मन की इच्छा है, मैं उनसे कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो मेडिकल कॉलेज जो था जिसमें वो काम कर रहे थे, मेडिकल को उसने छोड़ दिया। मेडिकल को छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद उनके मन में विचार आया कि हम गिरजाघर में काम करेंगे। कहाँ काम करेंगे, गिरजाघर में काम करेंगे, ताकि हम प्रकृति से थोड़ा सा ज्यादा लगाव में रहे, प्रकृति के बारे में और सोच सके। क्या हुआ कि मेडिकल के छोड़े गिरजाघर में जाना था, तो इनके लिए आपका एकेडमिक कोई कोर्स चाहिए था। तो इसके लिए इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या कर ली, एडमिशन ले लिया। क्या करने के लिए, गिरजाघर में काम करने के लिए। अब क्या हुआ कि गिरजाघर में जब इनको काम करने का मौका मिला, तो गिरजाघर के तरफ से इन्हें एक जहाज पर बैठकर कुछ दूर की यात्रा करने का मौका मिला, एक ट्रिप के तौर पर। यात्रा करने के दौरान क्या हुआ कि इनका तो प्रकृति से ज्यादा लगाव था, नेचर, प्रकृति के प्रति ये ज्यादा लगाव रखते थे, नेचर के प्रति। अब नेचर के प्रति ज्यादा अगर प्यार रखने की वजह से वो जहां पर भी वो चीजें दिखते थे, उसे लगता था कि उसके बारे में थोड़ा जान ले। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, नेचर के लिए प्रकृति में पाए जाने वाले बहुत सारे पौधे, बहुत सारे जीव, बहुत सारे जंतु, इन सभी का इन्होंने क्या कर लिया, बहुत सारे सैंपल इकट्ठा किए। बहुत सारे इन्होंने क्या कर लिए, सैंपल इकट्ठा किए, बहुत सारे नमूने प्राप्त किए, और सबके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत सारे क्लू जुटा लिए। इस यात्रा के दौरान ये जा रहे हैं यात्रा पर, और इस यात्रा में क्या कर लिया, इन्होंने अपना काम कर लिया, पूरा सैंपल बना लिया। सैंपल बनाने के बाद इनके मन में विचार आया कि अब इनसे कुछ और किया जाए। अभी यात्रा आगे बढ़ी रही थी, तो यात्रा के बीच में क्या हो गया कि यात्रा के बीच में उन्हें पढ़ने को मिल गया एक चीज। क्या मिला पढ़ने को, तो क्या हुआ कि ये घटना अभी तक हो गई, कहाँ हो गई कि अब ये यात्रा कर रहे, यात्रा के दौरान इन्होंने क्लू इकट्ठा कर लिया। अब यात्रा में क्लू जब इकट्ठा कर लिया, तो उसी दौरान क्या हुआ कि 1838 में इन्होंने एक वैज्ञानिक की एक लेख पढ़ी। कब, 1838 में।
अभी यात्रा में ही है। 1838 में एक लेख पढ़ा, और इस लेख किसका था ये? तो टी.आर. मत्स का, टी.आर. मल्स का आपका एक लेख था, एक आर्टिकल था। यह आर्टिकल इन्होंने पढ़ा। आर्टिकल पढ़ने के बाद इन्हें लगा कि भाई ये बात तो सही है। इन्होंने आर्टिकल को पूरा सारांश करने की कोशिश करी, पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद अंतिम कंक्लूजन में निकल के आया कि इस धरती पर जितने जीव है, उनकी जीव की उत्पत्ति जो हुई है और यह जीव यहाँ पे स्थित है, यह सिर्फ प्रकृति जिसका चुनाव करती है, उन्हीं के आधार पे ये होता है। जितने जीव इस धरती पे जिंदा रहते हैं। अब क्या होता है कि कभी कभी कुछ बातें पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, तो किसी चीज की क्या होती है कि दिमाग में बड़ी गहरा छाप पड़ता है। ये टी.आर. मल्स की यह जो बात थी आपका प्रकृति चुनाव के नियम वाला, ये बात डार्विन के दिमाग में बैठ गया। ये घटना 1838 की है। ये 4 सालों तक गिरजाघर में काम करते रहे, लेकिन क्या हो गया कि इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इतना ज्यादा मंथन किए कि इसके आपका विकास के लिए 1842 में ये लंदन चले गए। कहां चले गए? लंदन। लंदन में जाके इस पे और ज्यादा गहन आपका विचार करने लगे कि भाई प्राकृतिक चुनाव का नियम क्या है, कैसे बनेगा नियम, इनके बारे में, आज की धरती पर जीव कैसे जिंदा रहते। अब ये घटना 1842 में लंदन जाके सोचने लगे। 1842 में जब ये लंदन लिखने लगे, तो लंदन गए तो अपने विचारों को इन्होंने एक बुक में लिखना कोशिश किया, एक किताब में लिखने के स्टार्टअप किया इन्होंने। किताब में जब लिखना स्टार्टअप किया तो उनके मन में एक विचार आया, अभी लिख ही रहे थे, स्टार्ट ही कर रहे थे, तब तक उन्होंने एक और वैज्ञानिक थे, वेलेस। क्या नाम था उनका? वेलेस। वेलेस जो वैज्ञानिक था, उनका एक आर्टिकल पढ़ा। जब उनका आर्टिकल पढ़ा तो उसमें एक क्लियर प्रूव कर रहा था कि किसी भी धरती पे जीवों की उत्पत्ति किसके अनुसार होगी? प्राकृतिक चुनाव के नियम के अनुसार। अब इनका जो आपका विश्वास था और ज्यादा पुख्ता हो गया। ये घटना लंदन की है। अब क्या हो गया, ये सुनने के बाद आपके दिमाग में इनके विचार आ गए कि भाई ये तो एकदम बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट क्लियर है। अब इन पे थोड़ा सा गहन करके क्या करेंगे, वेलेस के आर्टिकल को ही छपवा देते हैं, अपना कहले बुक लिखेंगे हम। तब तक क्या हुआ कि कभी भी कोई काम करते हैं तो आप पहले सोचते हैं कि आपका विश्वस्त इंसान कौन है, आप किस पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। आप उसे क्या करते हैं कि एक बार पूछने की कोशिश करते हैं कि भाई देखो ऐसा काम है, ये क्या करना सही रहेगा या नहीं सही रहेगा। इनके भी 2 बड़ी गहरे मित्र थे, क्लोज फ्रेंड थे। इन दोनों फ्रेंड से इन्होंने बात किया और कहा कि भाई देखो हम क्या कर रहे हैं, हम करेंगे ये कि वेलेस के जो आर्टिकल है उसी आर्टिकल में थोड़ा सा सुधार करवा के, अपना विचार डाल के, और वेलेस के आर्टिकल को निकालेंगे। दोस्त सब कहा कि वाह, तुम उसका आर्टिकल निकालोगे तो तुम्हारा नाम कैसे होगा? आर्टिकल उसका छपेगा, नाम वेलेस का होगा। रिसर्च तुमने किया, नाम वेलेस करेगा, तो फिर मजा क्या आएगा? एक काम करो, तुम रहने दो उसको क्या कर दो, वेलेस के नोट्स रखो, इनसे इंफॉर्मेशन लो, टी.आर. मल्स के प्राकृतिक चुनाव का नियम लो, सबका गहन रिसर्च जो तुमने किया है, और तुम अपने हिसाब से एक अलग बुक लिखो। तो कहा कि भाई ये भी उपाय सही है। तो इन्होंने इन सभी के बहकावे में आके 1856 में इन्होंने बुक लिखा, और बुक का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब लिखा इन्होंने बुक? 1856 में। जब ये 1856 में मार्केट में आया, तो जानते हैं कि हर काम में कोई बाधा देने वाला होता है, कोई आगे करने वाला होता है। 1856 में इनका बुक रिलीज ही नहीं होने दिया। लोगों ने कहा कि भाई जो आप बात कह रहे हैं उनको मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने, इनके बातों को लोगों ने माना नहीं, लोगों ने इन्हें रिलीज ही करने नहीं दिया। फिर इनके बातों को थोड़ा सा आगे बढ़ा, थोड़ा सा लोगों का विश्वास जगा, तो लास्ट में ये जाकर 1 जुलाई 1858 को यह जो इनकी बुक थी यह रिलीज हुई, यानी कि प्रकाशित हुई। बात समझ में आ रही है? ये घटना कितना पुराना चल रहा है, 1858 में जाके इनकी बुक प्रकाशित हुई, ठीक है। और लोगों के समक्ष यह बुक निकल के आई, और 1859 में यह पहली एडिशन 1858 में, और ये एडिशन मार्केट में लोगों के बीच 1859 में निकल के आई। कब निकल के आई? 1859 में।
तो समझ सकते हैं कि 1838 में आर्टिकल पढ़ा था और मेडिकल ज्वाइन करने की बात, स्टार्टअप करने की बात उससे पहले की थी। स्टार्टअप इसने कब किया था? तो डार्विन का जन्म 1809 में हुआ था। ध्यान से समझिएगा, जन्म 1809 में हुआ था। उसके बाद इन्होंने आपका क्या किया? मेडिकल में काम किया, फिर गिरजाघर यात्रा, फिर ऐसे घूमते हुए लंदन पहुंचते हुए, आर्टिकल से पहुंचते हुए तब बुक पर 1859 में पहुंचे। यानी कि इन सभी गहन क्रियाओं को 50 साल के बीच में आपका किया इन्होंने। 50 साल में आप 15 साल निकाल दीजिए बेसिक उनकी एकेडमिक पढ़ाई के बाद, यानी कि लगभग 35 सालों तक इन्होंने कठिन परिश्रम किए, तब जाके आखिरी में इन्होंने जो बुक निकाला, सारांश अपने सोच का, अपने विचार का जो बुक निकाला, वह बुक था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। अब आप सोच रहे होंगे, इतना जब विश्लेषण करके जो इंसान बुक लिखा है तो कंफर्म जीवों के बारे में कुछ ना कुछ तो स्पेशल कहा होगा, कुछ ना कुछ खास तो कहा होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में उन्होंने अपने विचार किस रूप में दिए हैं। ठीक है, तो देखिए इन्होंने दिया प्रकृति चुनाव का नियम। सबसे बड़ी चीज है जो इन्होंने कही कि इस धरती पर, अब तो क्लियर हो गया कि ये बात क्या कहना चाहते हैं। ये बात करेंगे प्रकृति चुनाव का नियम, प्रकृति चुनाव का नियम। मेन तथ्य, मेन सारांश इनके बुक का यही था कि प्रकृति चुनाव का नियम मतलब क्या, कि इस धरती पर सिर्फ वही जीव, वही सजीव जिंदा रहेंगे जिसे प्रकृति एक्सेप्ट करेगी, यानी प्रकृति जिसे ग्रहण करेगी, एक्सेप्ट करेगी, सिर्फ वही जीव इस धरती पर जीवित रह सकते हैं, अन्यथा और कोई भी जीव इस धरती पर जीवित नहीं रहेगा। यह किनका विचार था? यह चार्ल्स डार्विन का विचार था कि प्रकृति चुनाव का नियम यही कहता है कि इस धरती पर सिर्फ वही जीव जीवित रहेंगे जो क्या करेंगे, जो प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, और जो प्रकृति के नियम का पालन नहीं करेंगे वह इस धरती पर जीवित नहीं रहेंगे। अब बात आती है कि प्रकृति चुनाव का जो नियम है, प्रकृति जो चुनाव का नियम है, यह प्रकृति चुनाव का नियम किस आधार पे काम करता है और उनके बीच में कौन कौन से तथ्य इन्होंने रखे थे। तो कुछ तथ्य हैं जो इन्होंने रखे थे। पहला तथ्य क्या है उनका, कि विभिन्नता में सर्वव्यापकता, विभिन्नता एवं सर्वव्यापकता। पहला नंबर इनका इन पॉइंट है कि विभिन्नता एवं सर्वव्यापकता। ठीक है, मतलब क्या कि इस धरती पर, इस धरती पर कोई भी जीव है वो एक समान नहीं है। धरती पर कोई भी जीव समान नहीं है, यानी एक समान नहीं है। मतलब क्या, सभी जीवों में भिन्नता पाई जाती है, सभी जीवों में भिन्नता पाई जाती है। दूसरी बात कि इस धरती पर कोई भी जीव एक समान नहीं है, सभी जीवों में भिन्नता पाई जाती है, और सभी जीवों में, सभी प्रकार के जीव अलग अलग वातावरण में रहते हैं, अलग अलग प्रकृति में रहते हैं, और अलग अलग प्रकृति अर्थात जो जिस प्रकृति में रहेगा उसके अनुसार क्या होंगे, वो जीवित रहेंगे। अर्थात क्या, प्रकृति, प्रकृति सभी को उसके भिन्नता के आधार पर ग्रहण करती है, उसके भिन्नता के आधार पर ग्रहण करती है, भिन्नता के आधार पर ग्रहण करती है। क्लियर? मतलब क्या कहते हैं कि इस धरती पर विभिन्नता बहुत ज्यादा है, और सर्वव्यापकता मतलब हर जगह पे, हर प्रकृति में उत्पन्न है। जैसे पानी में रहने वाला जीव है, धरती पे रहने वाला जीव है, हिमालय के चोटी पे रहने वाला जीव है, बर्फ में रहने वाला जीव है, आपका क्या कहते हैं ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाला जीव है, उष्ण कटिबंधीय में रहने वाला जीव है, अलग अलग जगह पे रहने वाला जीव है, हर जगह के रहने वाला जीव है। और हर जगह रहने वाले जीवों में सभी में विभिन्नता पाई जाती है, और जो जिस प्रकृति में रहेगा वह प्रकृति उसे सिलेक्ट करेगी तो वह जीवित रहेगा, अगर प्रकृति उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी तो फिर वो जीवित नहीं रह पाएगा। तो पहला नियम इनका कहता है कि विभिन्नता और सर्वव्यापकता,
विभिन्नता सभी जीवों में पाई जाती है और सभी जीव अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग वातावरण में पाए जाएंगे, लेकिन इनका रहने का सिर्फ एक ही मकसद होगा कि प्रकृति ने इसका सिलेक्शन किया है। पहली बात थी इनकी। दूसरी बात है कि आपकी दूसरी बात जो है, इनके प्रगुणन की दर ज्यादा, प्रगुणन की दर। अब प्रगुणन मतलब कि इनके जनसंख्या में वृद्धि की दर। तो जनसंख्या में वृद्धि की दर सभी में अलग अलग होती है। जनसंख्या में वृद्धि की दर। अब जहां बात कीजिए एक बार हाथी की, किसकी बात कर लीजिए आप? हाथी की। हाथी की स्लो होती है। वहीं पे बात कर लीजिए एक जीवाणु की, तो इनकी दर आपका क्या होती है? दिन दुगुना रात चौगुना वृद्धि करती है, हर घंटे वृद्धि हो जाती है। ठीक है, इनमें वृद्धि क्या होती है? जीवाणु की आपकी बहुत फास्ट होती है और हाथी की क्या होती है? लेट होती है, ज्यादा लंबे दिनों में होती है। तो कहता है कि प्रगुणन की दर इतनी ज्यादा होती है कुछ जीवों में कि अगर वो प्रकृति उसे अगर तय ना करे तो कुछ ही समय में कुछ जीव क्या होंगे? पूरे धरती को कवर कर लेंगे। जीवाणु की रफ्तार जितनी तेजी से होती है, अगर प्रकृति से कंट्रोल न करे तो पूरी जो धरती होगी, पूरी जो विश्व होगी, जीवाणु विषाणु जैसे सूक्ष्म जीवों से भर जाएगी। आदमी अन्य जीवों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मतलब क्या? प्रकृति ही चुनाव करके इन्हें कंट्रोल करती है। न तो प्रगुणन दर इतना ज्यादा है, जनसंख्या इतना फास्ट वृद्धि करता है कि जीवाणु आपका हो गया चाहे सूक्ष्म जीव हो गया, इतना तेजी से वृद्धि करेगा कि उसे कंट्रोल करना नामुमकिन सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वहीं पे दूसरी जगह कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो ये क्रिया नहीं करते हैं, सामान्य रूप से स्लो करते हैं। तो जो जीव स्लो करेगा वह उसे कंट्रोल करता है, जिनकी जनसंख्या अधिक होगी। और ये सारे नियम कौन तय करेगा? ये नियम तय करता है प्रकृति, अर्थात कि प्रकृति लॉ ऑफ सिलेक्शन ये करता है कि वही जीव सिर्फ धरती पर जिंदा रहेंगे जो आपके प्रकृति के बैलेंस के लिए जरूरी है। तो दूसरा तथ्य इनका। तीसरा तथ्य क्या इनका? कि अस्तित्व के लिए संघर्ष। अस्तित्व के लिए संघर्ष। तो भाई अस्तित्व के लिए संघर्ष अलग अलग तरीके का हो सकता है। अस्तित्व के लिए संघर्ष अर्थात जीवित रहने के लिए संघर्ष। मतलब क्या? कोई अगर छोटा जीव है, जैसे छोटा मछली है, तो इसको जीवित रहने के लिए बड़े मछली से बच के रहना पड़ेगा, बड़े मछली से बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद अगर बड़ी मछली है तो इनको घड़ियाल वगैरह से बच के रहना पड़ेगा, अन्य जीवों से। अगर ये है तो फिर इनसे बड़े व्हेल मछली है उनसे बच के रहना पड़ेगा। मतलब क्या? सभी को अपनी अलग प्रजाति से खतरा है। जैसे घास है तो घास कोशिश करती है कीट से बचे, कीट कोशिश करता है कि मेढक से बचे, मेढक कोशिश करता है कि अपने आगे वाले से बचे, यानी कि गिद्ध से बचे। तो यह क्या होता है कि यह क्रमिक हो जाता है कि आपका क्या होता है कि अस्तित्व इस धरती पे बनाए रखने के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। अंतर जातीय मतलब कि एक तो अपनी जाति वाले, उनसे संघर्ष करना पड़ता है जीवित रहने के लिए। छोटी मछली आपस में मतलब कि अपने आप को बैलेंस करने के लिए लड़ना पड़ता है। दूसरा बात अपने से ऊपर वाले से लड़ना पड़ता है। तीसरा बात प्रकृति में परिवर्तन होता है उनसे लड़ना पड़ता है। यानी इस धरती पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए हर जीव जंतु को संघर्ष करना पड़ता है, और संघर्ष करने के बाद सिर्फ वही जीव जीवित रहेंगे जिनका सिलेक्शन प्रकृति करेगी। ये अपने तथ्यों से सिर्फ यही साबित करना चाहते हैं कि हर जगह पे पूरी तथ्यों को मिलाकर आप इसी पॉइंट पर पहुंचेंगे कि धरती पर जितने जीव है, जितने जीव उपस्थित है, बस समझिए कि प्रकृति की देन है। प्रकृति ना चाहिए होती तो इस तरह के कोई सा भी जीव आपको नजर नहीं आता। क्लियर है? तो ये दूसरा था। तीसरा क्या? तीसरा था। चौथा है जो योग्यतम है, योग्यतम की अधिकता। मतलब क्या? जो जीव योग्य है, ये आपका कितना नंबर? 3 था, ये चौथा। देखिए, जो जीव योग्य है अर्थात कि जिसका सिलेक्शन आपका पृथ्वी ने कर लिया, सीधे शब्दों में आम शब्दों में कहिए, जिसका ज्वाइनिंग मिल गया, जिसका सिलेक्शन हो गया, वो जीवों की अधिकता हो जाएगी। और योग्यता वाले जीव ही इस धरती पर अपना अस्तित्व बना के रखेंगे।
मतलब चौथी बात कही कि जो योग्यतम जीव होंगे, जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जिनकी एलिजिबिलिटी बिल्कुल कंप्लीट है, सिर्फ वही जीव इस धरती पर जीवित रह पाएंगे। और ये तय कौन करेगा? ये तय करता है कि किसके अंदर योग्यता है और किसके अंदर नहीं है। तो जिस तरह से एग्जाम कंट्रोल करने के लिए एग्जाम कंट्रोलर होता है, वैसे ही हमारी योग्यता तय करने वाला कौन है? प्रकृति है। ये कहते हैं डार्विन कि हमारी योग्यता के बेस पर ही क्या होती है? प्रकृति ही हमारी इसका तय करती है। क्लियर है? उसके बाद पांचवा कहता है कि उपयोगी विभिन्नता में, उपयोगिता के अनुसार विभिन्नता आती है। उपयोगिता के अनुसार विभिन्नता आती है मतलब क्या? जितनी आपकी उपयोगिता होगी, जितने आपके उपयोग के होंगे, उसी के अनुसार आप में क्या आएगी? विभिन्नता आएगी। जितना आपके वंशागति में, जितना आप में उपयोग होगा, उसी के अनुसार से विभिन्नता आएगी। और विभिन्नता तय करेगा प्रकृति चुनाव का नियम। प्रकृति तय करेगी कि आपकी कौन से उपयोग है और उनमें कितना स्ट्रक्चर आपको नए रूप में बनना है। यह कौन करेगा तय? यह तय करता है आपका प्रकृति। ठीक है, तो ये 5 तथ्य इन्होंने प्रकृति चुनाव के नियम के अंतर्गत इन्होंने अपनी 5 बातें रखी। और 5 बातों का एक ही सिंगल लक्ष्य था कि प्रकृति चुनाव के नियम के द्वारा इस धरती पर जीवों का अस्तित्व बरकरार है। ठीक है, लेकिन हर चीज का आलोचक होता है, तो इनकी भी आलोचना हुई, इनकी भी आलोचना हुई। चलिए इनकी आलोचना को मैं समझता हूं, इनको मिटा देता हूं पेज को। तो इनकी बेहतरीन आलोचना है, उनकी जानिए। बेहतरीन करने का मतलब है कि वो क्लू दिया है कि इनकी जो बातें हैं वो कहाँ पे गलत हो रही है। आलोचना का मतलब किसी को गलत कहिएगा वैज्ञानिक है, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? प्रूफ चाहिए, जिनसे आप ये कह सके कि वास्तव में क्या है कि ये जो बात कर रही है गलत है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने एक बात कही थी कि विभिन्नता जो होती है प्रकृति चुनाव के नियम के हिसाब से आती है। विभिन्नता प्रकृति चुनाव का नियम तय करता है, चुनाव का नियम तय करेगा, ये बोला था इन्होंने। ठीक है, अब क्या हुआ? लेकिन आगे चल के जब मेंडल ने अपना प्रयोग साबित किया, मेंडल 1900 ईस्वी के आसपास में जब अपना प्रयोग किया, तो वहां पे यह साबित किया, यह साबित क्या कर दिया कि वास्तव में जो भिन्नताएं आती है वह आपकी प्रकृति चुनाव से नहीं बल्कि गुण सूत्रों के कारण आती है। गुण सूत्रों के कारण, जीन के कारण आपकी क्या होती है? भिन्नताएं आती है। यह आपका मेंडल ने प्रूफ कर दिया। तो विभिन्नता प्रकृति के अनुसार होती है, यह बात गलत हो गई, पहली नंबर। दूसरी जो सबसे बड़ी आलोचना इनकी है कि ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो जीव में विभिन्नता आई या किसी भी तरह से कोई परिवर्तन अगर होता है तो सिर्फ प्रकृति चुनाव के नियम से ही होता है, नहीं तो नया चीज बनेगा ही नहीं। जब नई चीज नहीं बनेगी तो नई किस्म की जीव कैसे बनती है? नए प्रकृति की जीव कैसे बनती है? नए प्रकृति के जीव, जीवों में उत्परिवर्तन क्यों होता है? जीवों में उत्परिवर्तन क्यों होता है? तो इस तरह की बहुत सारे ऐसी थी जो इनकी बातों को गलत साबित करती थी कि इनकी जो बात कहे गए प्रकृति चुनाव का नियम वो 110% सही नहीं है। उनकी बहुत सारी बातें आलोचना के में है और लगभग डार्विन की सभी बातों का कटाक्ष आपको मिलता है, आलोचना देखने को मिलता है। तो इस तरह से हमने क्या देखा? डार्विन ने प्रकृति चुनाव का तथ्य रखा और इससे पहले हमने लेमार्क का देखा था, उन्होंने भी कुछ इसी तरह का विचार रखा था। लेकिन अब जान लेते दोनों को कंपैरिजन करके कि लेमार्क और डार्विन में क्या अंतर है। ठीक है, देखिए डार्विन और लेमार्क में अंतर, ये बात कर लेते हैं लेमार्क की और दूसरी तरफ बात कर लेते हैं डार्विन की। ये क्या कहते हैं लेमार्क कि जो जिराफ जिनके लंबे लंबे आपके सिर होते हैं, ये क्या कर लिए? ये कहते हैं कि पैर ज्यादा ऊंचे थे।
तो देखिए क्या कहते हैं कि जो आपका जो जिराफ है, जो जिराफ है वो जिराफ क्या, जिराफ लंबे पैरों के क्या, लंबे पैर की तरफ खाने के लिए लंबे पैर की तरफ अपना गर्दन ऊपर किए, जिनसे उनका गर्दन जो था वो लंबा हो गया। गर्दन कैसा हो गया, लंबा हुआ। ये कौन कहते हैं भाई, ये लेमार्ड कहते हैं। डार्विन कहता है ना भाई ना, ऐसा तो बात ही नहीं है। जो क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार की प्रकृति थी, विभिन्न प्रकार की प्रकृति थी, और उन प्रकृति के कारण इनमें भिन्नता आई, के कारण जिराफ में भिन्नता आई। देखिए बिल्कुल बात को एक दूसरे को काट रहे हैं। दूसरा ये कहते हैं कि जो लंबाई बढ़ी है, ये दरअसल पैरों की तरफ चेष्टा करते थे, पैरों के ऊंचाई के तरफ चेष्टा करते थे, ऊंचाई की तरफ चेष्टा करते थे, मतलब ऊपर की तरफ अपना सर बढ़ाते थे। लंबा होने के पीछे क्या रीजन था कि आपका बढ़ाते थे। और क्या हुआ कि पहले क्या था, पहले थोड़ा ज्यादा लंबे थे, पहले ज्यादा लंबे थे क्योंकि पैर ज्यादा ऊंचे थे। अब धीरे धीरे क्या हो गए, कम हो गए। क्यों, क्योंकि उनके जितना रूप में यूज होने लगा उसी रूप में हुआ। ये कहते ना जी ना, ये दरअसल क्या हुआ कि कंपटीशन के कारण हुआ है। और कंपटीशन क्यों हुआ है, क्योंकि प्रकृति ने कराया है, प्रकृति ने चयन किया, प्रकृति ने चयन किया कि कितना लंबा गर्दन वाला जीव होगा, कितना लंबा गर्दन वाला जीव होगा, ये तय किया। इसी की वजह से क्या हो गई, लंबाई बढ़ी। तीसरी बात ये कहते हैं कि दरअसल क्या होगा कि एक बार जो बना है वो पिछले वंशजों की लंबाई के कारण है, पिछले वंशजों के कारण लंबा गर्दन वाला मिला, लंबा गर्दन वाला जीव मिला। ये कहता है ना जी बिल्कुल भी नहीं। दरअसल क्या था कि सिर्फ लंबा गर्दन वाला ही जीव जिंदा रहा, सिर्फ लंबा गर्दन वाला जीव का ही अस्तित्व तो शुरू से रहा। गर्दन का जीव को ही प्रकृति ने चयन किया, प्रकृति का चयन किया। इसे समझ सकते हैं कि दोनों के विचार में भिन्नता है। दोनों लेमार्क हवा में बात कर रहे हैं पूरब, तो ये बात कर रहे हैं पश्चिम, तो दोनों के विचार इस रूप में अंतर रखते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में जानने की कोशिश करेंगे इसके आगे की बातों को। यहाँ तक क्लियर हो गया आशा है फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।